प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके मोटे तौर पर जो घटक हैं, मुख्य घटक जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी है और इसके साथ ही डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के अर्थ, परिभाषा और इसके मापकों के बारे में अध्ययन किया था और किस प्रकार से राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण तत्व है या महत्वपूर्ण अध्ययन है, उसके बारे में अध्ययन किया था। और वहाँ हमने जीएनपी के और एनएनपी के बारे में भी संक्षिप्त में जिक्र किया था। यहाँ हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हम इन चारों तत्वों को बाजार भावों पर अर्थात मार्केट प्राइसेस पर, बाजार मूल्यों पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद में किस तरह से राष्ट्रीय आय के ये विभिन्न घटक बाजार भावों से साधन लागत पर ज्ञात किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। यद्यपि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के इन विभिन्न घटकों का जब अध्ययन किया जाता है या गणना की जाती है तो ये गणना बाजार भावों पर की जाती है, मार्केट प्राइसेस पर की जाती है। और जब हम मार्केट प्राइसेस की बात करते हैं तो मोटे तौर पर सर्वप्रथम चालू वर्ष के मूल्यों के आधार पर ही गणना का आधार मानते हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भावों पर की जाती है। तो चालू वर्ष यानी कि जो वर्तमान वर्ष हैं उनके आधार पर उस देश के समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग निकाला जाता है और साथ ही आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर भी राष्ट्रीय आय के इन विभिन्न घटकों की गणना की जाती है, का अध्ययन किया जाता है। आधार वर्ष क्या होगा उसका तय, उसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन जो एजेंसीज कार्य करती है उसके द्वारा तय किया जाता है। जो भी पिछले वर्षों में सबसे कम उठापटक वाला, ऊंचा वचन वाला जो वर्ष होता है उसे आधार वर्ष मान लिया जाता है और उस आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है, गणना की जाती है। हम पहले बाजार भावों पर राष्ट्रीय आय के विभिन्न जो घटक है, तत्व है, कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा घटक होता है जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यह किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आय का घटक होता है। यद्यपि जो अल्प विकसित देश हैं और जिनका बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं होता है, घाटे में होता है, तो उनकी जीडीपी भी जीएनपी से अधिक हो सकती है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए और विकसित देशों में देखा जाए तो जीएनपी सबसे बड़ा घटक होता है या सबसे बड़ा तत्व होता है। इसका माप, राष्ट्रीय आय का माप सबसे बड़ा होता है। जीएनपी का अर्थ चूंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार पुनः बता देता हूं। एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर राशि जीएनपी कहलाती है। अर्थात इसको हम अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक देश के समस्त साधनों द्वारा मिलकर एक वर्ष की अवधि में जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है उन सब उत्पादन के, चाहे वो वस्तुएं हों या सेवाओं हों, इन वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों अर्थात कुल मौद्रिक मूल्यों का योग ही जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली सामग्री को नहीं जोड़ा जाता है और उनके अंतिम वस्तुओं अर्थात उपभोक्ता तक पहुंची अंतिम वस्तुओं की मूल्य को ही राष्ट्रीय आय के इस घटक जीएनपी में जोड़ा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल रहती है और उत्पादन में लगे सभी संसाधन, चाहे वो पूंजी के रूप में हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में हो, चाहे अन्य संसाधनों के रूप में हो, मशीनों के रूप में हो, उनकी घिसावट भी शामिल रहती है। और इसको जब हम जीडीपी के साथ जोड़ के बताते हैं तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जीएनपी को यदि हम जीडीपी की दृष्टि से निकालते हैं तो जीडीपी में
विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो जीएनपी प्राप्त हो सकती है, अर्थात जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। और यदि इसको हम एनएनपी की दृष्टि से निकालना चाहें, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से निकालना चाहें, तो एनएनपी में डिप्रिसिएशन को जोड़ दिया जाए, अर्थात मशीनों की घिसावट को भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ दिया जाए तो जीएनपी कहलाती है। अर्थात संक्षिप्त रूप में पुनः कह सकते हैं कि जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होती है, तो मशीनों की घिसावट भी शामिल ही रहती है, सम्मिलित ही रहती है, मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है। हम दूसरे तत्व के रूप में एनएनपी ले रहे हैं, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में समस्त उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों के योग में से यदि इन वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में लगे साधनों की घिसावट को घटा दी जाए तो प्राप्त जो राशि होगी वह विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। या इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक देश के समस्त साधनों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों के योग में से उस उत्पादन में लगी पूंजी की घिसावट को, मूल्यह्रास को, संसाधनों की घिसावट को या उसके मूल्य में गिरावट को निकाल दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। और जीएनपी की दृष्टि से यदि इसको ज्ञात किया जाए तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, यानी कि जो उत्पादन में लगी मशीनें हैं, जो संसाधन हैं, उनका घिसावट को निकाल दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। अभी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक जो कि बाजार मूल्यों के ऊपर ज्ञात किए जाते हैं, उसके बारे में। तीसरा बड़ा घटक है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को जांचने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया आधार है, सर्वोत्तम आधार है। इसीलिए जब भी कभी हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि इतनी हुई है, ग्रोथ रेट ये है, तो जीडीपी की दर ही ज़्यादातर काम में ली जाती है। जीडीपी का अर्थ यहाँ पे है एक देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि एक देश की सीमाओं के भीतर, यहाँ पे हम एक चीज़ जोड़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने कहा कि एक देश के समस्त उत्पादन के साधनों द्वारा मिलकर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं जो कि एक वर्ष की अवधि में होती है, उनके मूल्यों का योग की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक देश की सीमाओं के भीतर समस्त उत्पादन के मूल्यों का योग जीडीपी कहलाती है। अर्थात इसमें देश से बाहर कमाई गई पूंजी को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए जीएनपी की दृष्टि से यदि जीडीपी को निकाला जाए, ज्ञात किया जाए, तो जीएनपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा दिया जाता है तो जीडीपी प्राप्त होती है, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। और इसके बाद जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण घटक है वो है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों के योग में से इन वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में लगे साधनों की घिसावट को घटाने पर प्राप्त राशि विशुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। अर्थात हम इसको यूं कह सकते हैं कि जीडीपी के अंतर्गत मशीनों की घिसावट शामिल रहती है। यानी एक देश की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन का कुल मूल्य तो जीडीपी कहलाता है ये, लेकिन उसमें यदि मूल्यह्रास यानी संसाधनों की मूल्य में गिरावट जो आई है उस उत्पादन के कारण से, मशीनों की घिसावट जो इस वर्ष उत्पादित हुई वस्तुएं उसके कारण से हुई है,
उसके मूल्य को यदि घटा दिया जाए जीडीपी में से, तो यह एनडीपी प्राप्त होगी। ये और माना जाता है कि एनडीपी जीडीपी से भी ज़्यादा शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी उत्पादन किया है, उस उत्पादन में जो कुछ भी हमने घिसा दिया है, जो कुछ भी हमने खर्च कर दिया है, उस खर्च को, उस घिसावट को, उस मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है। तो वास्तव में हमने क्या उत्पादन किया है, वो हमें उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर प्राप्त हो जाएगा। चूंकि हम बाजार भाव या मार्केट प्राइसेस की बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइसेस के आधार पर राष्ट्रीय आय के इन घटकों की गणना कर रहे हैं, इसलिए हम बाजार भाव की ही बात कर रहे हैं। तो एक देश के सीमाओं के भीतर जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन में लगे साधनों की घिसावट को, मूल्यह्रास को, संसाधनों के मूल्य में कमी को निकाल दिया जाता है, तो वह एनडीपी होती है। और यदि जीडीपी की दृष्टि से निकालते हैं तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल बराबर एनडीपी होती है। और यदि हम जीएनपी से ज्ञात करें, जीएनपी से भी इसको ज्ञात किया जा सकता है, तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, यानी कि जीएनपी में से डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल घटाएंगे तो वो हो जाएगी एनडीपी, एनएनपी, और एनएनपी में से विदेशों से प्राप्त आय को घटाएंगे तो वह एनडीपी हो जाएगी। इसको हम यूं कह सकते हैं, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो एनडीपी हो जाएगी। और यदि एनएनपी की दृष्टि से निकालते हैं तो एनएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगी। इन चारों घटकों, चारों तत्वों के बीच में संबंध को हमने इस विस्तार चर्चा में हमने अध्ययन किया, लेकिन फिर भी शॉर्ट में फिर से एक बार कह सकते हैं कि हम इनमें क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं, या एक दिया है तो दूसरा कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए हम इस स्लाइड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जीएनपी को हम शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्यों का योग, यानी बाजार भावों के आधार पर, यानी जो कुछ भी उस चालू वर्ष की कीमतें हैं, उनके आधार पर जो कुछ भी उत्पादन किया है, उनका गुणा करने पर जो प्राप्त राशि है वह जीएनपी होगी। इसमें डिप्रिसिएशन भी शामिल है, तो विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। और यदि एनएनपी है, एनएनपी ज्ञात करनी है तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, यानी जीएनपी में से पूंजी की घिसावट को, संसाधनों में के मूल्य में आई कमी, जो उस वर्ष उत्पादित वस्तुएं हुई उनके कारण से, उसको घटा दिया जाए तो एनएनपी प्राप्त हो जाती है। और जीडीपी यदि ज्ञात करनी है जीएनपी की दृष्टि से, तो जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा दिया जाए तो वह जीडीपी होती है। और जीडीपी को यदि एनएनपी की दृष्टि से निकालनी है तो जीडीपी बराबर एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, और इसमें एक्सपोर्ट को जोड़ दीजिए और इंपोर्ट को घटा दीजिए, तो प्राप्त हो जाएगी। और एनडीपी यदि ज्ञात करनी है किसी भी दृष्टि से, यदि जीडीपी से ज्ञात करते हैं तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, यानी कि जीडीपी में से पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाए। और इसी तरह से यदि जीएनपी में से ज्ञात करनी है तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम जीएनपी और एनएनपी में अंतर ज्ञात करना चाहते हैं, और ठीक इसी तरह से जीडीपी और एनडीपी में भी अंतर वही होगा जो कि जीएनपी और एनएनपी में होता है। अर्थात जीएनपी और एनएनपी में पहले लेटर का अंतर है जी और एन, यानी जीएनपी एनएनपी। तो पहला जो जी से एन में बदलना है, तो आप डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए। अर्थात जब भी हम जीएनपी में से एनएनपी ज्ञात करना चाहते हैं या जीडीपी में से एनडीपी ज्ञात करना चाहते हैं, तो डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी के घिसावट या मूल्यह्रास को घटा दीजिए, तो जी से एन प्राप्त हो जाएगा। ये पहले लेटर की बात है। और अब हम बात करते हैं कि यदि हम कहें कि जीडीपी
और GNP में क्या अंतर है, अर्थात दूसरा लेटर जो है, पहला लेटर तो सेम है G से G, लेकिन दूसरा लेटर N है और इसमें D है, और तीसरा लेटर दोनों में ही P है। तो दूसरे लेटर में जो अंतर है वो होता है डोमेस्टिक का, यानी कि घरेलू, यानी कि सीमाओं के भीतर की बात है, देश की सीमाओं के भीतर, अर्थात सीमाओं का अंतर होता है। इसलिए घरेलू की जब भी हम बात करते हैं तो वो डोमेस्टिक होती है, और समस्त की बात करते हैं, समस्त उत्पादन के साधन, चाहे वो देश के बाहर हो देश के भीतर हो, तो वो नेशनल होगा, यानी कि राष्ट्रीय की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे साथ में कि इसमें अंतर को, यानी सेकंड लेटर के अंतर को यदि दूर करना है तो एन में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा दो तो डी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात GNP और GDP में अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी सेकंड लेटर का अंतर यही है। तो ठीक इसी तरह से NNP में से भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाओगे तो NDP प्राप्त हो जाएगी। यह जो संबंध है वो इन चारों घटकों के बीच में है। इसको हम अच्छी तरह से एक चार्ट के द्वारा से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाजार मूल्य से साधन लागत पर किस तरह से जाया जाता है, जैसे कि हमने बाजार भाव पे चारों तत्वों को बहुत बारीकी से समझा और इन बारीकी में क्या अंतर है उसको भी समझा। जैसे कि फर्स्ट लेटर को हम के अंतर को हम मिटाना चाहते हैं, G से N में जाना चाहते हैं तो डिप्रिसिएशन है, और सेकंड लेटर के D से N से D का अंतर देखना है तो उसमें हम विदेशों से प्राप्त आय का होता है। इसी तरह से साधन लागत और बाजार भाव में जो अंतर होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का, अर्थात बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित रहते हैं, जबकि आर्थिक सब्सिडी की राशि शामिल नहीं रहती है। अतः बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए और आर्थिक सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। अर्थात हम यूं कह सकते हैं इसको कि GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट। सीधा सीधा दोबारा मैं बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि बाजार भाव और साधन लागत में जो अंतर है वो है अप्रत्यक्ष करों का, अर्थात कोई भी वस्तु जब बनती है तो उसकी वास्तविक लागत क्या आई है ये तो है साधन लागत पर उसकी गणना करना, और जब वह उपभोक्ता तक पहुंचती है तो उसमें बाजार कीमत पर उपभोक्ता को प्राप्त होगी, अर्थात साधन लागत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचा, अर्थात फैक्ट्री में जो चीज़ बनी है वो मार्केट के थ्रू जब उपभोक्ता तक पहुंचती है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी शामिल हो जाती है, वो भी उसके कॉस्ट में होती है, लेकिन उपभोक्ता तक उसी कॉस्ट में नहीं पहुंचती है, उसके साथ में कुछ मार्जिन और जुड़ जाता है, वो खास करके इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। यदि प्रॉफिट भी होता है वो उसमें उसका, लेकिन प्रॉफिट भी उस कॉस्ट में ही मान लिया जाता है वस्तु की, लेकिन जब उपभोक्ता तक पहुंचता है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़, अर्थात कहने का मतलब है कि बाजार भाव में और साधन लागत में जो मूल अंतर है राष्ट्रीय आय की गणना के समय वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, एक तो यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाओगे तो वो साधन लागत आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और जुड़ी होती है, सरकार अनेक वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जैसे कि गैस की टंकी पर दी जाती है, पेट्रोलियम पर दी जाती है, और ऐसे कई एग्रीकल्चर आइटम्स है उनके ऊपर दी जाती है। उचित मूल्य की दुकानों पर भी जो सामान बिकता है उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी मार्केट प्राइसेस में शामिल नहीं रहती है, यद्यपि कुछ चीज़ों में अब सीधा जब से DBT हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स, डायरेक्ट बेनिफिट जब होने लग गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि इस सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण उपभोक्ता के खाते में चला जाता है, तो कुछ वस्तुओं में मार्केट प्राइस और सब्सिडी वाली वस्तुओं में भी, और
उपभोक्ता तक पहुंचने में कोई अंतर नहीं रहता है। तो उन वस्तुओं को छोड़ दीजिए। जैसे आज की तारीख में जब हम गैस की टंकी खरीदते हैं तो गैस की टंकी में बाजार भाव पर ही मिलती है हमें, लेकिन वो जो सब्सिडी है वो हमारे खाते में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि सब्सिडी अब बाजार भाव में जुड़ चुकी है। तो ऐसी वस्तुओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी वस्तुओं में इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडी सब शामिल हो चुकी है, तो इनको हम बाजार भाव में जोड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं अभी भी जिनको सरकार कंपनियों को देती है अभी भी, तो वो वस्तुएं जब उपभोक्ता तक पहुंचती है तो उसमें सब्सिडी शामिल नहीं रहती है, इसलिए सब्सिडी को जोड़ा जाता है जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तब। तो बाजार भाव और साधन लागत में अंतर जो है मूल, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का। अर्थात बाजार भाव में से जो भी वस्तु है उसके बाजार भाव में से इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए जाए, और यदि सब्सिडी दी जाती है, यदि लागू रहती है, तो सब्सिडी को जोड़ दिया जाए, तो वह साधन लागत होगी। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है और साधन लागत पर की जाती है, तो बाजार भावों पर, बाजार मूल्यों पर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाता है, और यदि सब्सिडी लागू है तो सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, तो वो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इन्हीं चारों तत्वों को यहाँ पे वापस दिया गया है जो कि पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, और इन सब को हम इस एक चार्ट के द्वारा बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। GNP एट मार्केट प्राइस, पहले भी मैंने बताया था शुरुआती दौर में कि सबसे बड़ी जो तत्व है, सबसे बड़ा जो घटक है राष्ट्रीय आय का, वह है GNP, और वो भी बाजार भाव पर, और वो भी वर्तमान मूल्यों पर आधारित GNP सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी जो होती है वो NDP एट फैक्टर कॉस्ट होती है, अर्थात सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर वो सबसे छोटी होती है। और वास्तव में किसी भी देश में कितना उत्पादन हुआ, या उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, या आर्थिक वृद्धि कितनी की है, उसका यदि आधार देखा जाता है तो वास्तविक आधार NDP एट फैक्टर कॉस्ट ही होना चाहिए, और यही होता है। और इसके अंतर से ही पता चलता है कि वास्तव में एक देश ने एक वर्ष की अवधि में कितना उत्पादन किया है। बाकी सब तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी चीज़ें जुड़ी होती है। अब हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं तो GNP एट मार्केट प्राइस से NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे ज्ञात की जा सकती है। उसके लिए GNP एट मार्केट प्राइस है, यानी कि बाजार भावों पर GNP में से यदि हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो मार्केट प्राइस पर NNP प्राप्त होती है। और यदि उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें और सब्सिडी यदि लागू है तो उसको जोड़ दें, तो NNP फैक्टर कॉस्ट पे प्राप्त होगी। और इस फैक्टर कॉस्ट पे NNP जो हमें प्राप्त हुई, इसमें से यदि हम विदेशों से प्राप्त आय को, शुद्ध आय को घटा दें, तो साधन लागत पर NDP प्राप्त होगी। ठीक इसी तरह से दूसरा तरीका जो है वो GDP की दृष्टि से हम आते हैं नीचे, तो GNP जो बाजार भाव पर है उसमें से यदि हम विदेशों से प्राप्त आय को घटा देते हैं तो बाजार भाव पर GDP प्राप्त होगी। और बाजार भाव पर GDP में से यदि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं और सब्सिडी यदि लागू हैं तो वो जोड़ देते हैं, तो साधन लागत पर GDP प्राप्त होगी। साधन लागत पर GDP जो प्राप्त हुई है उसमें से हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, पूंजी की घिसावट को घटा देते हैं, तो हमें साधन लागत पर NDP प्राप्त होगी। और अब हम GNP से NNP होते हुए NDP की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से हो सकता है कि यदि हमारे पास में मार्केट प्राइस पर GNP है और हम जाना प्राप्त करना चाहते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो बाजार भाव पर GNP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें, और यदि सब्सिडी लागू है तो उसको जोड़ दें, तो साधन लागत पर GNP प्राप्त होगी। और साधन लागत पर जो GNP में प्राप्त हुई है उसमें से पूंजी की घिसावट को, संसाधनों के घिसावट को, यदि मूल्य में घिसावट को यदि निकालते हैं, तो हमें साधन लागत पर NNP प्राप्त होगी। और साधन लागत पर NNP में से यदि हम विदेशों से प्राप्त आय को घटा दें, तो हमें साधन लागत पर NDP प्राप्त होगी, अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
ये पूरा चार्ट राष्ट्रीय आय के सभी तत्वों को शामिल करते हुए बनाया गया है और इसमें सबसे बड़े तत्व से सबसे छोटे तत्व तक कैसे पहुंचा जा सकता है चारों तरफ से बता दिया गया है। और यदि हम शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो सबसे नीचे जो लिखी हुई है एनडीवी एट फैक्टर पोस्ट, यही शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। अब हम अंत में दो तत्व और हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में इस तरह से जान सकते हैं। व्यक्तिगत आय, इसको व्यक्तिगत आय भी कह सकते हैं, पर्सनल इनकम, अर्थात एक वर्ष की अवधि में एक देश में व्यक्तियों या परिवारों को जो आय प्राप्त होती है उन सब का जोड़ वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम कहलाती है। इससे हम इस तरह से कह सकते हैं, वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम आयकर माइनस निगमों का अवितरित लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस हस्तांतरण भुगतान। इसमें हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा गया है, बाकी सब घटा दिया गया है। अर्थात राष्ट्रीय आय में से ये सब चीज़ें घटी है लेकिन हस्तांतरण भुगतान जोड़ा गया है, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना के विधियां देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वो पहले से ही राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाता है। वो केवल मात्र हस्तांतरण होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में परिवर्तन होता है। लेकिन व्यक्तिगत आय चूंकि किसी व्यक्ति के लिए होती है या परिवार के लिए होती है तो वो उसकी आय में शामिल होती है, इसलिए हस्तांतरण भुगतान को इसमें जोड़ा जाता है। और एक और अन्य आय है उपभोग योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। इसे उपभोग योग्य आय भी कहते हैं, प्रयोग योग्य आय भी कहते हैं, खर्च योग्य आय भी कहते हैं, व्यक्तिगत आय भी कहते हैं। ये वो आय होती है जो कि व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर, सरकारी फीस या जुर्माने जो भी होते हैं उनको घटा दें तो व्यक्ति के पास जो उपलब्ध आय होती है, खर्च करने योग्य आय होती है, वही उपभोग योग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। इसे ज्ञात करने का तरीका है उपभोग योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी फीस या जुर्माने, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं उपभोग योग्य आय बराबर व्यक्तिगत उपभोग प्लस व्यक्तिगत बचत, यानी कि जो कंजप्शन किया है जो रह गया है पीछे वो उपभोग योग्य आय कहलाती है। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।